नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी, आपको टीवी डिबेट्स में भारत का पक्ष और ख़ास तौर से पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी पैनलिस्टों के सामने, ये हमेशा बड़े हद मजबूती के साथ भारत का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं चर्चाओं में। रोहित जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मतलब जी। प्रारब्ध पे आना अपने आप में एक गर्व की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। ये आपका बड़प्पन है रोहित जी। और रोहित जी, मुझे आपके आज एक पुराने मित्र की याद आई और पुराने मित्र का एक हवाला नया लेके मैं आपके सामने हूँ। आदिल रजा, मेजर आदिल रजा, पाकिस्तानी सेना के मेजर। और आपकी कृपया दृष्टि उन पर पड़ी और कोर्ट मार्शल भी हुआ। वो तो आप भी बताएंगे कि कैसे उनका कोर्ट मार्शल हुआ, रोहित शर्मा जी का उसमें क्या रोल रहा। लेकिन उन्हीं आदिल रजा, जो कि एक तरह से पाकिस्तान छोड़ के, पाकिस्तान से भाग के यूके में रहते हैं और अब एक यूट्यूबर भी हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा ये, आसिम मुनीर एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर खुद पर झेलने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आसिफ मुनीर के बारे में यह है कि उसने आईएसआई चीफ के साथ एक बड़ी मीटिंग की और बड़ी मीटिंग में आसिफ मलिक, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई है, उसको उन्होंने टास्क सौंपा कि अगस्त के महीने में एक बड़ी आतंकी घटना एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वो करने की तैयारी करें। ये इसके कोऑर्डिनेशन का काम आईएसआई के डीजी को सौंपा गया है। और ये पूरा खुलासा ये आपके मित्र मेजर रजा करते हैं। मेजर रजा के इस खुलासे से ये तो साफ होता है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी मिलिट्री हमारे ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से कुछ घंटों में घुटनों के बल आ गई, उसका अच्छा समुचित इलाज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद है कि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। सबसे पहले मेजर आदिल रजा के इस खुलासे का कोई ग्राउंड रियलिटी भी है, इसे विश्वसनीय कितना समझा जाए, पहले तो मैं ये मानूंगा। और दूसरा, अगर अगस्त में इतनी खतरनाक कोई साजिश पाकिस्तानी आर्मी चीफ और वहां की आईएसआई रच रही है, तो अब उसमें दिन कितने हैं साहब? अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और हमारे लिए 15 अगस्त हमारी आजादी का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व भी है। तो क्या इस खुलासे में कोई दम है? दो चीजें आपने प्राइमरीली, मतलब एक लंबा क्वेश्चन पूछा, लेकिन दो चीजें प्राइमरीली आपने फोकस की। पहली चीज कि क्या आदिल राजा का कहना सही है या गलत है, कितना भरोसा किया जाए। आदिल राजा को मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से आदिल राजा पाकिस्तानी आर्मी की फाइल्स में घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? अब ये बोलिए कि कोई अमीर आदमी है, इलॉन मस्क है या बिल गेट्स है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की फाइल्स में घुसते हैं, जैसे हेलीबर्टन घुसती है, जैसे रेथियन घुसती है अपनी सारी फाइल्स क्लियर करा लेते हैं, मानता हूँ। आदिल राजा तो कोई अरबपति नहीं, आदिल राजा अरबपति नहीं, लेकिन आदिल राजा उन लोगों के रहनुमा बन चुके हैं या उन लोगों के प्रतिनिधि बन चुके हैं जो पाकिस्तानी आर्मी से नाराज हैं। और पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स जिनका आइदर कोर्ट मार्शल किया गया या उनको प्रमोशन ड्यू नहीं दी गई या उनको सही पोस्टिंग नहीं दी गई, वो सारे आदिल राजा के टच में रहते हैं। उसमें से कईयों का कोर्ट मार्शल किया गया। वो 9 मई के बाद जब अंदर घुस गए थे कोर कमांडर के घर में और कई जगह तोड़फोड़ की थी इमरान खान के लोगों ने, तो आदिल राजा के पास खबर आती है। आप आदिल राजा का डेली सोल्जर स्पीक्स नाम का एक चैनल हुआ करता था, उसको बार बार पाकिस्तानी आर्मी बंद करा देती है। क्यों बंद करा देती है? इसलिए बंद करा देती है कि उनकी औकात बताता है वो। पाकिस्तानी सोल्जर स्पीक्स नाम का ट्विटर चैनल वो इंडिया में बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता लग रहा था पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है। लेकिन अब भी वो पेट्रियन पे हैं, अब भी वो स्पॉटिफाई पे है, अब भी वो दूसरी जगहों पे हैं। सोल्जर स्पीक्स नाम से ढूंढेंगे मिलेगा। वो ये कैसे बता देते हैं कि अब एक हफ्ते पहले नहीं, कभी कभी तो एक महीने पहले बता देते हैं कि इस ऑफिसर की पोस्टिंग यहाँ होने वाली है। कैसे? आईएसआई के ऑफिसर की पोस्टिंग यहाँ हो रही है। कैसे? मतलब अंदर से इंफॉर्मेशन आती है ना। प्रेस रिलीज से एक महीने पहले बताया उन्होंने कि अब देखना ये होगा, और हुआ। वो आदिल राजा का कोर्ट मार्शल हुआ। कैसे कोर्ट मार्शल हुआ? आदिल राजा के फ़ोन को हैक किया आईएसआई ने, हैक करके उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। मेरी एक बातचीत थी उनके साथ,
मैंने बातचीत में कुछ चीज़ें पूछी और उन्होंने बताई। मेरा एक प्राइम क्वेश्चन ये था कि क्या आसिम मुनीर आर्मी टेक ओवर करने वाले हैं। ये बात है 2 साल पहले की, तकरीबन 2 या उससे भी थोड़ा सा पहले की बात है। 2 साल पहले उन्होंने बोला यस आसिम मुनीर बिल्कुल आर्मी टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ इस पे एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स चीफ भी कहीं कहीं एग्रीमेंट नहीं देते हुए दिखते। आज वो खबरें सरफेस हो रही हैं 2.5 साल बाद। सारे अब देखिए सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स क्या बोल रहे हैं, वेबसाइट्स क्या बोल रही हैं कि आर्मी चीफ टेक ओवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अच्छा, एक चीज़ और कि इसी रिकॉर्डिंग को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट में दिखाकर सुनवा के ऑन रिकॉर्ड है ऑफिशियली मेरी और आदिल राजा की बातचीत, इस पर आदिल राजा का कोर्ट मार्शल कर दिया गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी की सीक्रेट्स दे रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी की सीक्रेट्स दे रहे थे। अगर आसिम मुनीर टेक ओवर नहीं करना चाहते तो सीक्रेट कौन सी थी? और करना चाहते थे तभी तो सीक्रेट बनती है। इसका मतलब वो करना चाहते थे। और हमारी रिकॉर्डिंग जब लीक हुई उसके बाद उन्होंने अपने प्लान्स को डेफर किया क्या? इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कि क्या आदिल राजा जो हैं वो अंदर की खबर रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स पहले से बताई। उन्होंने ये बताया कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर से डीजल चोरी करके लाती है। और आदिल राजा कभी, मतलब मैं ये नहीं बोलता कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो जनरली झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो खुद बोलते हैं कि मेरे को DHA में पोस्टिंग दे दी, वहाँ मैंने पैसा कमाया। अगर ऐसा हुआ तो आदिल राजा की माँ को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो आदिल राजा की फैमिली को क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसा नहीं है तो आदिल राजा लंदन में क्यों बैठे और लंदन के कोर्ट में क्यों पहुंचे हुए? लंदन की कोर्ट में, आपका तो डेमोक्रेटिक कंट्री ना, आप बोलते हो कि इंडिया में गोदी मीडिया है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। आपके खिलाफ बोलने वाले 10 लोग बाहर क्यों बैठे हैं? आपके खिलाफ बोलने वाले बिलाल बलूच बाहर बैठे हैं फ्रांस में, ताहा सिद्दीकी फ्रांस में बैठे हैं, और क्या नाम उसका अहमद वकास गुराया नीदरलैंड्स में बैठा है, जिसको आपने मरवाने की भी कोशिश की। आदिल राजा लंदन में बैठा है। मैं और नाम बताऊं? 10 बता सकता हूं। क्यों बैठे हैं सारे? और इमरान खान जो आपके खिलाफ अंदर बैठ के बोल रहा था, वो उसको आपने क्या किया, उसकी हालत सबको पता है। आज तक नहीं बोल पा रहा वो खुल के पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो कितनी डेमोक्रेसी और कितना गोदी मीडिया है, साफ दिख तो रहा है। उसके बाद एक चीज़ और कि अब आते हैं उस पॉइंट पे कि ISI चीफ को ये बोला गया है कि एक हमला और करना है। जैसे पिछला हमला जो था, आदिल राजा बहुत टाइम से बोल रहे हैं, आदिल राजा ही नहीं बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये प्लान ही आसिम मुनीर का था। अच्छा, प्लान क्यों था? ये जो पुलवामा हमला था ये किया क्यों गया था? उसके बहुत सारे रीजंस और थे। एक रीजन मैं आपको एकदम अलग बताऊंगा। कुछ रीजन तो जो थे, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, राइट, और उससे इंडिया को परेशान करना चाहता है, इंडिया को फंसाना चाहता है, ये भी राइट। एक कश्मीर में इतना पीसफुल चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डेवलपमेंट की रास्ते पे थे, वो डेवलपमेंट का रास्ता छोड़ के आतंकवाद दिखाना चाहता था, ये भी सही। एक और चीज़ थी कि कश्मीर में टूरिज्म बंद हो जाए ताकि वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो जाए, तो वहाँ के लोग भूखे मरे और टेररिज्म की और पत्थरबाजी की और पैसे के लिए जाए, ये भी सही। एक रीज़न और था, वो रीज़न ये था कि आसिम मुनीर को इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर से पहले, या बोले तो आप पहलगाम अटैक से पहले, आसिम मुनीर से अंदर के लोग पूछ रहे थे कि आसिम मुनीर हमने बिठाया क्यों है, ये किस काम का है, ये कंट्री को लूट के खा रहा है, कोई देशभक्त नहीं है, ये आर्मी जो है ये आर्मी किस काम की है, और 6 लाख आर्मी हमने क्यों रखी है? लाहौर की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है नारे डेली लगाए जा रहे थे। इस हमले के बाद उसे पता था आसिम मुनीर को कि इंडिया अटैक करेगा, और इंडिया अटैक करेगा तो उसके बाद मैं पक्का इस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा और आर्मी सडनली गंगा नहा जाएगी, आर्मी के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ये दिखाया जाएगा कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया है और हम अपने आप को बचा रहे हैं। आसिम मुनीर कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट है। ये कैलकुलेशन मेरे पास भी, मैंने भी बोली थी कि इंडिया अटैक तो करेगा, लेकिन
क्या डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर और देख पाएंगे, क्योंकि वो खुद ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन आसिम मुनीर के पास ज़्यादा लंबी थी। आसिम मुनीर को पता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर ज़्यादा लंबी खींचती है तो ईरान पर अटैक जो है वो डिले होगा और शायद उसे ट्रंप नहीं झेल पाएंगे। तो आसिम मुनीर ने 3-4 दिन के अंदर अंदर जाकर के वहाँ अमेरिका में पैर पकड़ने शुरू कर दिए कि हमारा समझौता कराओ। उन्होंने ही समझौते की बात की थी, उन्होंने ही सारी बातें की थी। आसिम मुनीर एक ऐसे जनरल हैं जिस जनरल को सारी कैलकुलेशंस आती हैं अपनी कुर्सी बचाने की। एक हारी हुई वॉर का जनरल सैक हो जाता है, लेकिन हारी हुई वॉर का जनरल फील्ड मार्शल बना। कैसे? उसे पता था कि जो मुझे फील्ड मार्शल नहीं बनाएगा गोली मारूंगा उसे। अब आगे क्या होने वाला है? आगे ये कि एक और हमले के आदेश दिए, ये खबरें आ रही हैं, इसको कंफर्म करना बहुत मुश्किल है और सच बात तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे चलता है सब कुछ, कोई रिटर्न उसका ऑर्डर नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, इस हमले से होगा क्या? इस हमले से पाकिस्तानी आर्मी और कंसोलिडेट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस हमले से के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के क्लोज जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि इस पिछला जो हमला था, पिछले हमले में इंडिया ने प्रूफ दिया नहीं और प्रूफ देने के बिना प्रूफ दिए हमला किया। और प्रूफ नहीं दिया उसका एक रीज़न था, हम प्रूफ दे उस पर इंटरनेशनल एजेंसीज उस पर या इंटरनेशनल रिएक्शन आया कि ये प्रूफ सही है, ये नहीं है, इतना है, इतना है। पिछले 20 साल से हर हमले पे प्रूफ दे रहे थे, तो क्या हो रहा था? कल मैं किसी एक बहुत सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि इंडिया ने कोई प्रूफ नहीं दिया। मैंने कहा पिछले 20 साल से दे रहे तो क्या हो गया था? आपने कितने आदमी हमारे को हैंड ओवर कर दिए थे? और अगर इस बार भी प्रूफ दे देते तो टाइम खिंचता, आप उसको डिनाई करते। तो हमें पता है प्रूफ देने से कुछ होना नहीं। और एक कंट्री का नाम बता दीजिए, एक कंट्री का नाम बता दीजिए जो दूसरे कंट्री में आतंकवाद बेचता हो, एक कंट्री का। बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट मारवी सिमरन, 5 सेकंड लगे रिएक्ट करने में उन्हें। मैंने उनको वही वीडियो में बोला, मैडम 5 सेकंड लगे आपको? तो सब कहा नहीं, बोले कि नहीं 5 सेकंड मैं तो ये 10 मिनट भी ले सकती थी। मैंने कहा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। फ्रांस में एक टीचर का सिर काट दिया जाता है, आतंकवाद कौन करता है? वो उंगली उठाता है वहाँ की, पाकिस्तान की। ब्रिटेन उंगली उठाता है, चाइना उंगली उठाता है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर चुका? पाकिस्तान के अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्लेम कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेरर भेजता है। बुरहान वानी ट्रेन चलती है वहाँ पे और उसके बाद बोलते हैं कि हमें पहलगाम का प्रूफ नहीं दिया गया। अरे बुरहान वानी ट्रेन किस लिए चलाई थी? फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, वो हाईजैक हुआ और इंडिया ने उसे कंडेम नहीं किया। भाई 250 लोग मारे गए, ऐसा पीएलए ने बोला ना, और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या बोला? एक भी नहीं मरा। जब एक भी नहीं मरा कोई, तो उसको कंडेम क्या किया जाएगा भैया? कंडेम तो तब होगा जब कोई मारा जाए कि भाई हम कंडेम करते हैं, ऐसे लॉस ऑफ लाइफ गलत है, आतंकवाद गलत है। जब कोई मरा ही नहीं तो हमें तो तुम्हें कंग्रेचुलेट करना था, तो तुम्हारी आर्मी को, कि तुम्हारी आर्मी ने अच्छा काम किया, वो कंग्रेचुलेट हमने नहीं किया, बोलो अब कर देते। लेकिन कंडेम करने का मतलब नहीं बनता। बोले आतंकवाद है, मैंने कहा कहेगा आतंकवाद? भाई आप कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बोलते हो, हम बलूचिस्तान के आतंकवादियों को क्यों ना बोले? बल्कि आतंकवादी वो है भी नहीं, आतंकवादी वो है भी नहीं, वो मजहब के नाम पे नहीं, वो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर वो हैं। कभी भी धर्म पूछ के नहीं मारा गया। हाँ, पंजाबी पूछ के मारा गया, तो क्यों पूछ के मारा गया? ये भी इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि बलूचिस्तान में जितनी भी बस जाती हैं, हर बस में 5-10 पंजाबी होते हैं। और वहाँ पे आधार कार्ड जैसे हमारा है, वहाँ पे नादरा कार्ड होता है, वो नादरा कार्ड चेक करके मारते हैं। ये नादरा कार्ड पुलिस वाले अपनी जेब में डाल लेते हैं जब बस जा रही होती है जब बलूचिस्तान से, ताकि आइडेंटिटी ना आ पाए सामने। और जैसे ही बीएलए के लोग घुसते हैं, वो पुलिस वाला किसी खिड़की से या किसी दरवाजे से कूद के भाग जाता है, ताकि किसी की कोई आइडेंटिफाई ना हो पाए। फिर भी बीएलए की इंटेलिजेंस देखिए कि वो नादरा कार्ड वो फेंक देता है या कुछ भी करता है, उससे पहले वो उनके पास इंटेलिजेंस होती है कि इस बस में 5 लोग पाकिस्तानी आर्मी के इन्फॉर्मर्स आ रहे हैं, उसको गोली मारनी है।
बीएलए की इंटेलिजेंस देखिए आप। तो बीएलए को पता था कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे इतने बजे पहुंचेंगे, इतने बजे ब्लास्ट करना है। अगर जवान कैंटोनमेंट से निकले और उसके बाद खबर मिली तो हमला नहीं हो सकता था। बीएलए की इंटेलिजेंस देखिए, पाकिस्तानी आर्मी जिस समय एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये जाफर एक्सप्रेस वे आर्मी के लोग हैं, सीट नंबर और मोबाइल नंबर के साथ बीएलए ने निकाल दिया था सब कुछ, सारी डिटेल्स कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। और इस आर्मी को, जो कि आमिरुल मोमिनीन आर्मी है, आमिरुल मोमिनीन मतलब इस्लाम पे चलने वाली आर्मी, इस इस्लाम पे चलने वाली आर्मी में एक सैनिक ऐसा नहीं था। भाई इस्लाम में तो बोला जाता है ना कि आप अगर देश के लिए लड़ते हुए या इस्लाम के लिए लड़ते हुए मरोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। किसी ने भी 72 हूरों की नहीं सोची, सब वहीं बैठे रहे चुपचाप। जब आर्मी 48 घंटे बाद जब या तो रेस्क्यू हुआ या मारे गए, तब उन्हें 72 हूरें मिली, वरना किसी ने लड़के नहीं ली। 250 से ऊपर आर्मी के लोग और 20-30, पाकिस्तान बोलता है 150, चलो 150 मान लेते हैं, है ना, उससे ज्यादा ही थे। हथियार नहीं थे उनके पास, फाइन, कुछ कमांडो ट्रेनिंग भी होती है ना, या मरते लड़के मरते ना। आपको तो 72 हूरें चाहिए थी, वो भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब इससे बाहर आते हैं, वापस बैक टू द टॉपिक। ये हमला करवाएंगे क्यों? क्योंकि इस हमले के बाद फिर से इंडिया रिएक्ट करेगा। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, जो कि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है। सिंदूर पार्ट 2 से होगा क्या कि वो जो कन्फिग्रेशन बैठाई है वो लंच पे आसिम मुनीर ने, वो कन्फिग्रेशन टूटेगी। क्यों? क्योंकि ईरान पे हमले के बाद अब नेक्स्ट है टारगेट पाकिस्तान। पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के चक्कर में है अमेरिका। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था। और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के बाद पाकिस्तान को चाइना के पाले से बाहर निकालना है। उसके लिए उसे पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ानी है, पाकिस्तान को पालना है। और अगर पाकिस्तान को पाला जाएगा तो इंडिया के ऑपरेशंस को रोका जाएगा। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इंडिया और अमेरिका का। और ये हो सकता है ये प्लान हो, अगर इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान वहाँ चीख के जाएगा, पापा देख लो क्या हो रहा है। और पापा सडनली इंडिया को बोलेंगे यार तू इसे मत मार, इसका एक दूसरा पापा बैठा उससे दूर कर रहा हूँ मैं इसे। गेम ये ठीक है रोहित जी, ये बात तो समझ में आती है, गेम ये है। लेकिन सवाल ये होता है कि एडवेंचर पसंद आसिम मुनीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जिन्ना की बात आज भी करता है। पहलगाम अटैक के ठीक पहले ये देखा गया कि उसने कहा कि नहीं साहब, ये दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। अपने बच्चों को बताओ, अपने फलाने को बताओ, अपने ठिकाने को बताओ। लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना के अस्तित्व का इतना सवाल है कि वो इतना बड़ा एक एडवेंचर फिर से कोशिश करेंगे? और वो भी तब जबकि इंडिया ने ये साफ तौर पर, भारत ने साफ तौर पर अस्थायी अपनी रक्षा नीति घोषित किया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 को जब पास किया तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, अब ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्थायी युद्ध नीति है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। यानी कि अब अगर पाकिस्तान कोई भी एडवेंचर करता है तो एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर, केवल पास बटन को एक बार दोबारा से क्लिक करना है और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाएगा। सवाल ये होता है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को चीन की गोदी से निकालना चाहता है तो पाकिस्तान बिना अमेरिका के ये करना शुरू कर दिया कि एक एडवेंचर कर दें हम, ताकि इंडिया फिर हमको पटक के मारे, फिर हम पापा के पास जाएं, पापा फिर चिल्लाएं कि अरे यार रोक दो रोक दो। तो ऐसे कैसे दूर होगा? कम से कम कोई एडवेंचर ना करे तब तो दूर होगा। क्या अमेरिका और भारत के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो, इसकी कोशिश में ये दूसरी कवायद है आसिम मुनीर की, चलो थोड़ा सा और आग लगाते हैं? देखिए एक चीज़, अभी मोर रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेशर ने काम किया है और FATF ने ये बोला है कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग हो रही है। लश्कर और जैश जो है इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इस फंडिंग में लगी हैं। तो हम इंटरनेशनल प्रेशर से इसमें अमेरिका भी शामिल होगा। एक तरफ उसे पुचकार के रखना है और दूसरी तरफ उसके ऊपर प्रेशर बनाते जाना है। तो ये काम तो हो रहा है और होगा। उसको पाकिस्तान को उस तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आता है तो अमेरिका के लिए एक दिक्कत तो है।
क्यों दिक्कत है? और चाइना भी इसमें होगा। क्यों चाइना? इसलिए होगा कि चाइना की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि अमेरिका को दूसरी वॉर्स में फंसा के रखा जाए। क्यों? क्योंकि ओबामा से पहले से हम ये बात सुन रहे थे कि मिडल ईस्ट से अमेरिका पूरा फोकस हटाना चाहता है, मिडल ईस्ट में शांति हो, इसीलिए ये ऑपरेशंस हुए सारे, इतने सारे ऑपरेशंस। चाहे वो लेबनान में लेतानी रिवर तक इसराइल की आर्मी पहुंची, एक बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया और आज तक छोड़ा नहीं है, और मुझे नहीं लगता अब छोड़ा जाएगा। गोलान हाइट्स जिस तरीके से कब्जे में लिए उस तरीके से इसराइल के साथ साथ आप अगर देखें यूक्रेन रशिया वॉर, वहाँ पे भी वो अमेरिका को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि आज बोलते फिर रहे, कल फिर उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को मैंने ख़त्म कराया। अरे यार डोनाल्ड ट्रंप, तुम प्रेसिडेंट्स बनने से पहले बोल के आए थे कि मैं यूक्रेन वॉर ख़त्म कर दूँगा, बोल के आए थे, और बोल के आए थे तो भाई साहब 6 महीने में आपसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हुई। चचा की बात का तो चचा की बात का बुरा मत मानिए, चचा की बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, वो सटक गए हैं। उनकी बात का, अब ट्रम्प की बात का कोई मतलब रह नहीं गया। हाँ चाचा, अच्छा चाचा नोबेल प्राइज की सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़, उनके सपने ही अलग हैं। चाचा बोल रहे हैं, अच्छा अभी परसों डिसीजन लिया है अमेरिका ने कि यूक्रेन को वेपन सप्लाई फिर से रिज्यूम करना है। अरे तुम तो बोल के आए थे भैया वॉर खत्म करेंगे, तुम कैसे? अच्छा आप यूक्रेन में भी फंसा अमेरिका, तो इंडिया पाकिस्तान में अगर टेंशन्स बढ़ेंगी या वॉर होगी तो यहाँ पर भी अमेरिका फंसेगा। इससे होगा क्या कि अमेरिका इसी एरिया में फंसा रहेगा और साउथ चाइना सी से उसका फोकस हटेगा। मोर रिसेंटली हमने देखा कि ताइवान ने भी अपनी सबसे बड़ी ड्रिल्स की हैं। अगर अमेरिका चाइना एक वॉर पे जाते हैं तो वो ताइवान ही होगा उसका कारण, और कोई कारण नहीं होगा। और साउथ चाइना सी पे जिस पर वो एक 9 डैश लाइन बना रखी है उसने कि ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ के रिसोर्सेज मेरे हैं, उस पर आधिपत्य जमाने के चक्कर में ये टेंशन्स बढ़ती जा रही है। अच्छा वहाँ पे इंडिया की भी एंट्री हुई है। इंडिया भी पापुआ न्यू गिनी, जिंदगी में पहली बार पापुआ न्यू गिनी हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर गए, या उसके आसपास के एरियाज में क्यों जा रहे हैं? ब्रूनाई गए, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस एरिया में इंडिया भी एक बार एंट्री मार के अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमारे भी सर्वेलांस शिप्स खड़े थे वहाँ पे, जब बहुत टेंशन हो गई थी, अमेरिकन शिप्स और चाइनीज शिप्स आमने सामने खड़े थे, हमारा भी एक सर्वेलांस शिप पहुँचा था वहाँ। भले ही हमने एक अटैकिंग पोस्चर नहीं था, लेकिन नेवी का सर्वेलांस शिप था, वहाँ पे खड़ा होकर, और उसने खड़े होकर के साइलेंटली ये बताया कि हम क्वाड के पार्टनर्स के साथ हैं, क्वाड दोबारा आने वाला है। क्वाड को बीच में बाइडेन टेन्योर में क्वाड तो बिल्कुल लगभग मर चुका था, अब दोबारा वापस आता दिखेगा हमें। क्यों क्वाड वापस आएगा? और क्वाड के लिए ये बोला जाता है कि क्वाड एक स्ट्रेटेजिक फोरम नहीं है, डिफेंस फोरम नहीं है। मैंने उसकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखी हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। नेवल एक्सरसाइज उसकी होती है, आर्मी एक्सरसाइज उसकी होती है, अलास्का में होती है, गोवा में होती है नेवल एक्सरसाइज, या कहाँ नहीं होती भैया? तो अगर एक ऐसा फोरम जो कि सिर्फ सुनामी बताने के लिए पैदा हुआ था और उसके बाद से थोड़ी बहुत और चीज़ों पर घुस गया, तो ये डिफेंस नेवल एक्सरसाइजेस कैसे हो रही है? क्वाड आगे बढ़ेगा, और क्वाड आगे बढ़ेगा तो चाइना को कर्टेल किया जाएगा। यहीं पे एक गोटी फंसती है, चाइना उसको सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को कि आप शुरू कीजिए, और वहाँ अमेरिका भी कहीं ना कहीं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कि पाकिस्तान को एड कितनी मिली है, मिलती चली गई एड। पाकिस्तान आज 23-24 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रोहित जी, $1 बिलियन लिया। रोहित जी, पाकिस्तान का ये हाल है कि अगर उसे कोई युद्ध झेल के भी अगर ऐड मिल रहा है तो वो इस बात के लिए भी एक दूसरा एडवेंचर आसिम मुनीर प्लान कर लेगा, निश्चित तौर पर प्लान कर लेगा। लेकिन उसी के साथ दर्शकों, जितनी भी बात रोहित जी ने बताई एक व्यापक संदर्भ में कि क्यों अमेरिका ऐसा चाहेगा, क्यों पाकिस्तान ऐसा चाह सकता है, क्यों चाइना का वहां पर इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम भारत का पक्ष देखें तो हमारा रिमोट ऑपरेशन सिंदूर वाला केवल 5 बटन के साथ अभी भी फुल बैटरी रिचार्ज और बढ़िया से तैयार है हाथ में। जिस समय भी इस तरह का कोई एडवेंचर पाकिस्तान ने इस बार करने की कोशिश की तो आपको केवल ऑपरेशन सिंदूर के 5 बटन को दोबारा दबाना है और एक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए
ये समय निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता का है, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए उसी के साथ रोहित भाई कि हमारी एजेंसियां पूरी तरह तत्पर हैं। अगस्त का महीना हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व का महीना होता है और अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है। आदिल रजा ने जिस तरीके से इससे पहले भी खुलासे किए हैं और आदिल रजा का ही खुलासा अब डॉक्यूमेंट में आ रहा है कि किस तरह पहलगाम पूरी तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री का डिजाइन, प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड पूरा मामला था, किस तरीके से आसिम मुनीर ने इसको डिजाइन किया था, ये सारी चीजें भी खुल के सामने आ रही हैं। हालांकि सोशल अकाउंट जो हैं आदिल रजा के भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते, लेकिन पिछले 24 घंटे से जब से ये खुलासा हुआ है तब से निश्चित तौर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी, अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो वो इस पर काम करना शुरू कर चुके होंगे और पाकिस्तान को अब बहुत महंगा पड़ेगा और इसी के साथ महंगा पड़ेगा चीन को भी, महंगा पड़ेगा अमेरिका को भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जिस तरीके से चीनी पटाखों का काम बजाया भारतीय सेना ने, जिस तरह अमेरिकन वेपन सिस्टम को धता बताया भारत ने, जिस तरीके से तुर्की के खलीफागिरी को निकाल के बाहर कर दिया, अभी मुझे लगता है कि आसिम मुनीर के अंदर कुछ ख्वाहिशें और बाकी हैं, तो वो भी करके देख लें। लेकिन हमारे लिए, हमारे नागरिकों, एक एक भारतीय की जान की कीमत बहुत बड़ी है और हमारे लिए हमारी सेना हमारे साथ खड़ी है। रोहित जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं कब एडवेंचर करते हैं आसिम मुनीर। और प्रधानमंत्री ने तो कहा ही था, एनी एक्ट ऑफ वॉर विल बी ट्रीटेड एज एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा मिस एडवेंचर ना हो, लेकिन अगर होगा तो हम भी तैयार हैं। रोहित जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और रोहित जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।